तो इस वीडियो में हम कुछ रूल्स हैं टेंडरिंग के, वो हम जानेंगे विस्तृत में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। जैसे प्री क्वालिफिकेशन ऑफ टेंडर एक तरह का एक प्री टेस्ट होता है। जैसे हम कोई नीट या फिर इंजीनियरिंग के लिए इंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना, उसी तरह से एक टेस्ट होता है टेंडर भरने से पहले सभी कॉन्ट्रैक्टरों का। तो बेसिकली प्री क्वालिफिकेशन इसमें चेक होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत तरह के फालतू कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो अलग अलग अपनी ही अलग अलग कंपनी के नाम, अलग अलग कंपनी खोल करके और सेम प्रोजेक्ट के लिए बिड करते हैं, सेम टेंडर के लिए बिड करते हैं। फर्जी बिडिंग ना हो, इस वजह से बेसिकली प्री क्वालिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है कि लार्ज हाईली पोटेंशियल जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए बिड लगाने से पहले ये टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका एडवांटेज क्या है कि इससे ओनर, जो भी क्लाइंट टेंडर निकाल रहा है, उसका टाइम सेव होगा और जनरल कॉन्ट्रैक्टर की चॉइस इससे हो पाएगी। अब इसमें क्या है, प्री क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका सिमिलर काइंड ऑफ वर्क उसने पहले किया है कि नहीं किया है, उसका टर्नओवर क्या है, साल भर में कितना पैसा कमाता है, इसके अलावा उसका प्रॉफिट कितना रहा है, लॉस में तो नहीं गया है। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट उसका चेक किया जाता है। बिड वैलिडिटी चेक किया जाता है। ठीक है, कि मतलब उस सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मतलब एक तरह से क्रेडिट स्कोर उसका कैसा है, उसकी कंपनी का या जो भी उसने काम किए हैं, तो ये एक तरह से बैंक देती है इसका सर्टिफिकेट। और जॉइंट वेंचर उसके किसका कौन कौन से सब कॉन्ट्रैक्टर उसने रखे हैं अपने पास, या किसके एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर उसने किसके पास काम किया है। अगला रूल होता है प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ टेंडर। में क्या होता है, जो भी जब भी टेंडर रिलीज होता है, ठीक है, उसके बाद जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको पहले देखेगा टेंडर को, तो सबसे पहले वो साइट विजिट करेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें चेक करेगा। मतलब उसमें जाने का वहाँ पे क्या तरीका है, वहाँ पे कैसे आदमी पहुँच सकता है साइट पे ईजिली, मटेरियल वहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी कि नहीं, पानी या बिजली और लेबर कैंप, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ चेक करेगा। इसके अलावा राशन की दुकान वगैरह मार्केट कितनी दूरी पे है, सारी चीज़ें लेबर के लिए सारी चीज़ें चेक करेगा। और इसके अलावा सेफ्टी और लोकेशन, वेदर वगैरह सारी चीज़ें, ये भी चीज़ें देख करेगा। और इसके अलावा रफली वेरिफिकेशन करेगा, जो भी बीओक्यू रिलीज़ किया गया है टेंडर के साथ में, उसके साथ में रफली वेरिफिकेशन करेगा, एस्टिमेट करेगा, ड्राइंग से सारी क्वांटिटी अपने हिसाब से, और फिर बिड करेगा। इसके अलावा रेट एनालिसिस करेगा, अपने क्यूएस इंजीनियर को देगा कि भैया लो जरा चेक करो कि इन्होंने जो भी इसका टेंडर है इसको कितने कम में हम बिड कर सकते हैं। उनका जो भी क्यूएस इंजीनियर होगा वो सारी चीज़ें करके उनको देगा। ठीक है, अब इसके अलावा चेकिंग ऑफ रेट्स और यूनिट, जो भी उसमें यूनिट वगैरह सारी चीज़ें जो दी गई हैं मतलब टेंडर में, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली हैं कि नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग ही तो बिड करेगा। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बीओक्यू, और ईएमडी जो जमा करेगा। ईएमडी जमा करने के ऑप्शन क्या है, क्या बैंक गारंटी के थ्रू क्लाइंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो वो सारी चीज़ें चेक करेगा। इसके अलावा दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसकी लापरवाही जो होती है टेंडर भरते दौरान। ठीक है, इरेगुलरिटीज ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जो बिड का टाइम नज़दीक आता है, बिड क्लोजिंग का, तो उसमें जल्दी जल्दी में टेंडर को साइन करना कॉन्ट्रैक्टर भूल जाता है और सबमिट कर देता है। तो बेसिकली ये एक तरह की लापरवाही है। दूसरी तरह की लापरवाही ये हो गई कि मान लीजिए टेंडर निकला, और टेंडर निकलते यानी एनआईटी जो निकला, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर में जो डिटेल निकली सारी प्रोजेक्ट की, जिसमें बीओक्यू भी होता है, बाकी टेक्निकल डॉक्यूमेंट भी होते हैं, तो उसमें बेसिकली उसमें जो बीओक्यू है उसका बीओक्यू के बेसिस पे जो जिसने कॉन्ट्रैक्टर ने उसको देखा और उसको अपने क्यूएस को दे दिया कि भैया लो तुम एस्टिमेट करो, इसमें जो बीओक्यू है इससे हम कितने कम रेट में कोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी बिड लगा सकते हैं। तो उसमें उनके क्यूएस ने एक रफली एस्टिमेट किया। ठीक है, अब ओनर ने क्या किया, उसको बिना चेक किए, यानी अब या खुद चेक कर ले या तो किसी और पीएमसी से चेक करा ले, बिना चेक किए उसको सेम जैसा उसके क्यूएस ने बोला उसने बिड कर दिया। अगर उसमें किसी भी तरह का एरर होगा तो फिर क्या होगा, ये एक तरह की इरेगुलरिटीज होगी, एक लापरवाही होगी जो टेंडर भरते दौरान उससे हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टर से, अगर वो किसी और से भी नहीं चेक कराएगा तो। ठीक है, तो यानी कोई क्यूएस ने जो बनाया अगर वो गलत किया तो उसने गलत बिडिंग हो जाएगी। इस तरह की एक लापरवाही हो सकती है। इसके अलावा एक अगली तरह की लापरवाही है कि उसने जो भी फाइनल सबमिशन के दौरान जब भी वो बिडिंग करेगा, फाइनल सबमिट करेगा, तो उसमें वो अर्नेस्ट मनी का जो प्रोसेस है जिस तरह से मांगा गया था उसी हिसाब से नहीं उसने जमा किया, या कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट वो अपलोड करना भूल गया, तो ये सारी चीज़ें गलती जो है, लापरवाही होती है कॉन्ट्रैक्ट के या बिडिंग के दौरान। अब मैं बात करता हूँ विड्रोवल ऑफ टेंडर, मतलब टेंडर को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट का एक स्ट्रिक्ट रूल बना हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट का जो 1872 सेक्शन 5 के अनुसार जब भी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर का बेसिकली ये रूल है कि जब भी
क्लाइंट ने मान लीजिए कोई टेंडर निकाला, वो 10 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक के बीच में बिडिंग होनी है। तो अब इसके बीच में क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर, क्या होता है इसके बीच में कभी भी वो बिडिंग कर सकता है, और कभी भी अगर मान लीजिए उसने गलती से बिडिंग कर दी तो उसी टाइम के बीच में वो मतलब बिड को वापस भी ले सकता है। उसमें उसका कोई भी तरीके का चार्ज नहीं लगाया जाएगा क्लाइंट की तरफ से, ठीक है, बिडिंग प्रोसेस के दौरान। मगर अगर उसने क्लोजिंग हो गई, ठीक है, मतलब बिड क्लोज हो गया, उसके बाद से वो अगर मतलब कॉन्ट्रैक्टर बिड करना चाहता, मतलब वो अपना वापस लेना चाहता है कि भैया गलती हो गई थी हमसे, उसमें मैंने कोई चीज़ लिखना भूल गया, साइन करना भूल गया, जो भी है, मतलब अगर वो कह रहा है, तो बेसिकली उस केस में जो भी हमारा क्लाइंट है वो क्या कर सकता है, तो बेसिकली जो भी उसने बैंक गारंटी जमा की है, यानी जो भी उसने ईएमडी जमा की है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है, बेसिकली वो उसका जब्त किया जा सकता है क्लाइंट के, जो भी क्लाइंट है उसके। अगर फाइनल सिलेक्शन, मान लीजिए कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए टेंडर निकाला गया, क्लाइंट ने निकाला, ठीक है, 10 दिन बाद उसका जब टेंडर क्लोज हो गया, फिर फाइनल सिलेक्शन भी हो गया कि फला आदमी को दिया जाएगा। अब वो आदमी कह रहा भैया हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं, हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसमें चला गया, या कोई भी रीज़न हो सकता है, वो मना कर रहा है, तो उस केस में उसको बैन कर दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को 10 सालों के लिए कुछ भी सज़ा हो सकती है, और उसका जो भी उसने ईएमडी यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया था बिडिंग करते दौरान, वो जब्त हो जाएगा क्लाइंट के द्वारा, क्योंकि उसने फाइनल सबमिशन यानी क्लोजिंग ऑफ टेंडर के बाद उसने विड्रॉ करने की कोशिश की है। अलावा दोस्तों रीजन ऑफ विड्रॉल, मतलब क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्टर अपना जो भी है टेंडर है विड्रॉ करना चाहता है। एक तो एरर फ्रॉम क्यूएस, रॉन्ग एस्टिमेशन, जो मैंने आपको बताया कि अगर उसने मान लीजिए टेंडर डॉक्यूमेंट जब लिया, उसने सारी चीज़ें मतलब बिडिंग करके लिया, उसमें सारा चीज़ें जो भी एस्टिमेशन करवाया अपने क्यूएस से, वो किसी पीएमसी से उसने चेक नहीं करवाया, यानी एक आदमी ने खाली दिया उसी से उसने कर दिया, उसको चेकिंग नहीं करवाया ऐसे ही। तो अगर उसने क्यूएस वाले ने रॉन्ग एस्टिमेशन किया होगा, तो उसका जो भी है बाद में उसको पता चला, तो उसने विड्रॉल के लिए, इस विड्रॉल रिमूवल के लिए, मतलब विड्रॉ करना चाहता होगा अगर अपना वो टेंडर, तो ये रीज़न एक तरह का हो सकता है। दूसरा रीज़न है नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, उसके पास पैसे ना हो प्रोजेक्ट के कॉस्ट के लिए। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि लैक ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है उसका जो भी है। और दूसरा एक अगला चौथा फाइनल रीज़न है कि वहाँ पे जो भी साइट विजिट उसने बाद में किया, मतलब टेंडर भरने के बाद में किया कि भैया ये तो साइट, यहाँ पे तो मटेरियल ले जाना हमारे लिए बहुत कॉस्टली हो जाएगा, तो वो साइट का इनकॉफिशिएंट, मतलब उसने जो भी वहाँ का जो भी एक्सेस है साइट का, अगर वो नहीं प्रॉपरली, उसको लगता है कि उसमें ज़्यादा कॉस्ट किया हमने, जिस हिसाब से बिड किया था, मतलब जिस हिसाब से हमने रेट लिखा था उस हिसाब से हमारा ज़्यादा रेट लगेगा ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये सारी चीज़ें रीज़न हो सकती हैं विड्रॉल की, ठीक है। सो बेसिकली अगला जो रूल है वो मैं आपको बताता हूँ, कंसिडरेशन एंड स्क्रूटनी ऑफ टेंडर बिफोर एक्सेप्टेंस। स्क्रूटनी का मतलब होता है छटनी, यानी कॉन्ट्रैक्टरों की छटनी करना, क्लोजिंग और आफ्टर क्लोजिंग ऑफ टेंडर, ठीक है। जैसे टेंडर रिलीज हुआ 10 दिन बाद जब क्लोज हो गया, उसके बाद से कैसे छटनी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए सबने, जितने भी कॉन्ट्रैक्टरों ने बिड किया है, तो सबसे पहले तो उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाते हैं। सबसे पहले उनका जो भी उसने अमाउंट, जैसे कोई प्रोजेक्ट है 50 करोड़ का, तो जिसने भी उसमें बिड किया है, अगर मान लीजिए उसके नंबर में उसने गलती कर दी है, नंबर और वर्ड में, दोनों चीज़ों में लिखना पड़ता है। आपको पता है कि वर्ड में, इंग्लिश के वर्ड में 50 करोड़ या जो भी है उसको लिखना पड़ता है। तो जो वर्ड में आपने लिखा है बेसिकली उसी को लिया जाता है जब भी हम छटनी करते हैं इसमें, कि आपने जो वर्ड में लिखा है उसी वही सही लिखा है, ठीक है, ये चीज़ माना जाता है, ठीक है। आपने मान लीजिए 50 लाख को 50 करोड़ अगर आपने वर्ड में मिस्टेक कर दी, तो आपका वहीं पर ही मतलब एक तरह से कैंसिल किया जा सकता है टेंडर जो भी आपने भरा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आप अगर जो भी आपने बिड किया है उसमें आपने जो भी एक कॉन्ट्रैक्टर का अमाउंट है, कॉन्ट्रैक्टर यानी टेंडर अमाउंट जो है, उससे आपने बहुत कम कर दिया या बहुत ज़्यादा कर दिया, या आपके पास टेक्निकल डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है उसके साथ में जो भी आपने अटैच किया है, जो भी टेंडर में मांगा गया था, वो सारी चीज़ें नहीं है, तो आपका उस केस में भी छटनी हो जाती है, यानी स्क्रूटनी हो जाती है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे क्या है, अगला रूल क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर एंड रिजेक्शन ऑफ टेंडर, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर का मतलब हुआ, जैसे आपने टेंडर अगर एक्सेप्ट किया है, तो उसके लिए आपको एक लेटर साइन करना पड़ता है, यानी एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपको एक लेटर साइन करना पड़ेगा, जो कि एनआईटी यानी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर के साथ में रिलीज हुआ है। उसमें एक फॉर्मेट दिया रहता है, बेसिकली उसमें कुछ शर्तें लिखी होती हैं क्लाइंट के तरफ से,
जिसे आपको अपने कंपनी के लेटर हेड पे लिख करके या यानी पेस्ट करके और उसमें सारी शर्तों को मानते हुए उसे फिल करके साथ में अपना कंपनी का मोहर और आपका साइन, जब भी आप बिडिंग करोगे तो ये जो भी फाइल होगी आपको उसमें अटैच करनी होगी बिडिंग करते दौरान, ठीक है। तभी आपका टेंडर एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, अगर आपने साइन करना भूल गए हो तो, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इस तरह से हो सकता है आपके टेंडर में। ये भी एक तरह का रूल था जो कि मैंने आपको बता दिया। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में यानी पार्ट 8 जो होगा उसमें हम जानेंगे जनरल टेंडर प्रोसेस, यानी जनरल प्रोसेस क्या होता है टेंडरिंग का, बेसिकली वो आप अगली वीडियो में जानोगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। ओके, मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और जय हिंद।